Hello, good morning dear students. My name is Sudesh Shukla and I used to teach subject electronic devices. Electronic devices. See, in our previous videos we have covered the topic about the quantum mechanics, classical physics, Heisenberg uncertainty principle, history of the generation of quantum mechanics, as well as along with these topics we have also know about the physics, the branch of science which deals with all those domains, classical physics or quantum physics. See, while just discussing these lectures or covering these topics, I have told you, I think that you have also remember this, that the two topics, Heisenberg uncertainty principle and Schrodinger's wave equation, these two topics were the pillars of quantum mechanics. These were the base of quantum mechanics. Okay. So, while I have teaching you the Heisenberg uncertainty principle, there you also concluded that this principle is neither derived from any other principle, because this was the Heisenberg uncertainty principle. That principle was the principle in itself. Similarly, the second most important, second base of the quantum mechanics is Schrodinger's wave equation, which I will cover today. And from today you will come to know that what Schrodinger's wave equation is. See, so now today we will cover Schrodinger's wave equation. आज के लेक्चर में हम ये जान पाएंगे कि क्या है स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि वो चाहे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो या स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये दोनों जो प्रिंसिपल और इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, दीज आर फंडामेंटल वंस। फंडामेंटल वंस कहने का मतलब कि दीज टू टॉपिक्स, both Schrodinger equation और Heisenberg uncertainty principle, ये दोनों टॉपिक are neither derived from any other derivations or any other phenomena or from any other laws। ठीक है, ये अपने आप में फंडामेंटल है, अपने आप में ही एक फिनोमिना है। ठीक है, इनसे बिहाफ ऑफ दिस, इनका बेस लेके हम अदर इक्वेशंस या लॉज को ड्राइव करते हैं। और वो laws, not only that laws belong to the quantum mechanics, those laws can also belong to the classical physics। classical physics से भी जो laws associated हैं, उनके तीनों डोमेन से जो मैंने डोमेन्स मेंशन करवाए थे, whether it may be thermodynamics, whether it may be classical mechanics और whether it may be electromagnetism, जो तीनों डोमेन्स थे, जो मेन डोमेन्स थे classical physics के, उनसे प्रिस्क्राइब्ड जो लॉज हैं, वो भी लॉज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स का यूज करके ड्राइव किए सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर जैसे मैंने टॉपिक यहाँ लिखा है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, तो मैंने अगर ये लिखा तो जनरली हमारे दिमाग में तुरंत टॉपिक लिखते ही हमें आइडिया ये ऐसा क्रिएट होता है कि मे बी फैकल्टी जो है यहाँ पे कोई इक्वेशन हमें ड्राइव करके बताए। बट डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू मेक यू एश्योर कि जो मैं इक्वेशन लिखूंगा उसको मैं ड्राइव नहीं करूंगा, और कभी भी कोई फैकल्टी ये यूज नहीं कर सकती टर्म कि आई एम नाउ जस्ट गोइंग टू ड्राइव। या फैकल्टी के साथ साथ यू आल्सो हैव टू बी रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी आपने ये नहीं पूछना है और ना किसी को बताना है कि आप स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, और कभी भी एग्जाम में आपसे भी नहीं पूछा जाएगा कि आप ड्राइव करिए, क्योंकि ये इन इक्वेशंस का, इन प्रिंसिपल्स का डेरिवेशन कहीं नहीं होता है। हम जनरली मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, जनरल मैथमेटिक्स कुछ थोड़ी बहुत फिजिक्स अप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन हमें मिलता है और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन।
हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रॉम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बस पुटिंग और फॉलोइंग दीज स्टेप्स नाउ वी हैव डिराइव्ड और हैज प्रूव्ड दिस इक्वेशन। ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में है। देखिए एक बार की मैं छोटी सी 2 सेकंड में कहानी बताता हूँ आपको। एक डॉक्टर रिचर्ड सर थे, फिजिसिस्ट थे, वेल नोन फिजिसिस्ट थे सर। तो उनसे किसी ने पूछा कि सर जो ये स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आई, वेदर इट मे बी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, दो देखी है जनरली, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो जो स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आई उनसे पूछा गया कि सर स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहाँ से आई थी, कैसे ड्राइव हुई थी? तो डॉक्टर रिचर्ड सर ने बहुत कामली एंड पोलाइटली आंसर दिया, ये इक्वेशंस स्क्रोडिंगर सर के दिमाग से आई। ठीक है, मींस वही कंक्लूजन जो मैंने अभी बताया आपको कि ये इक्वेशंस फंडामेंटल्स हैं अपने आप में और ये कहीं से ड्राइव नहीं है। ये जनरल मैथमेटिक्स करके हमें एक इक्वेशन मिलती है और उस इक्वेशन की सहायता से, उनकी हेल्प लेके, उनको बेस मानते हुए, उनको रेफरेंस मानते हुए हम किसी अदर इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं। ये खासियत है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की या आपकी हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। सी तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया और आई होप कि जो मैंने फैक्ट्स जो भी जानकारियाँ आपको दी वो सारे टॉपिक्स आपको समझ लग गए होंगे और जो भी मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में सबसे, तो आप रिलेट करते चलेंगे। देखिए टॉपिक्स जो सिलेबस का डिजाइनिंग होता है वो इसी प्रकार से होता है कि एक बात जो टॉपिक्स आते जाते हैं उनका प्रीवियस वालों से कुछ न कुछ रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उन्हीं रिलेशंस को स्टेबलाइज करके, उन्हीं को जनरेट करके, उन्हीं जो रिलेशनशिप्स है हम आगे के फैक्ट्स को समझते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम जो रिलेट करेंगे उन बातों को, प्रीवियस बातों को, तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में जो मैंने बताया था कि जनरली हम क्या करते हैं कि एक जगह से हम नॉट को टाई कर देते हैं और एक रस्सी लेते हैं और जनरली हम जर्क करते हैं। तो जर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं वेव ऐसे बनती है हमें मिलती है और उसका एक इंस्टेंट में उसको कैप्चर करते हैं और मैं डिनोट करता हूँ कि हाँ ये वेव हमें मिली जब रस्सी को मैंने, रोप को मैंने जर्क किया था, व्हाइल जर्किंग दैट रोप। तो जो वेव मिली, फिर मैंने आपको वीडियोस में ये भी बताया था कि उन वेव से एसोसिएटेड क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, और इन्हीं को एसोसिएट करते हुए मैंने आपको बताया कि क्या केस बनता है अनसर्टेनिटी का, और वहीं से हमारा जो डाउट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां से वो क्लियर हो जाता है। और यही वो हेज़नबर्ग सर ने ये अपने प्रिंसिपल में बताया था कि जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है वेव से, तो मैं उसी वेव के एक केस को कंसीडर करते हुए हम ये स्टार्ट करेंगे आज का स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सी तो जो मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ दैट इज, ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये एलिमेंट्री फिजिक्स में बताया गया वेव के क्रॉसपोर्डिंग, जो कि आपने +1 या +2 में पढ़ रखा हो। तो वेव की जो जनरल इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू, सॉरी हम एक साइड से लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t माइनस kx। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर वेल नोन विद दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को ऐसा नहीं है कि आज जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो मे भी आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो मे भी पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आई होप कि जो ये इक्वेशन लिखा है मैंने इसको आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। इसके पहले आपने इसको +1 या +2 में देखा होगा और वो सेम उसी वेव्स के, उन्हीं तरंगों के क्रॉसपोर्डिंग ये इक्वेशन है जो कि हमें वेव के बारे में बताती है। तो जो मैंने यहाँ लिखा y = a cos ओमेगा t माइनस kx, इसमें y एक हमारा फंक्शन है जो कि डिफाइन कर रहा है किसको, वेव। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें बताई गई हैं आपकी एलिमेंट्री फिजिक्स में। ये जो इक्वेशन लिखा है ये मेरा खुद का नहीं है, मैंने नहीं जनरेट किया है, ये फिजिक्स में फिजिसिस्ट जो भी थे उन्होंने बताया, वही इक्वेशंस मैं आपको और थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ उनके बारे में। तो हमने एक इक्वेशन लिखा y = a cos ओमेगा t माइनस kx। सी यहाँ पे जो ये आपका a, व्हाट इज दिस, ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। व्हाट इज दिस, दिस इज एम्पलीट्यूड। What it is phase। ठीक है,
क्या है ओमेगा, क्या है के, फर्दर जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर जो मैंने इक्वेशंस लिखा है y = as cos ओमेगा t माइनस as, उसमें आपको पता लगा जो a है वो एम्पलीट्यूड है और जो आपका ओमेगा t माइनस kx है दैट इज फेज। तो अगर हमें किसी वेव की एक्सप्लेनेशन देना हो या इफ वी वांट टू डिफाइन आइदर मी और यू डियर स्टूडेंट्स, so you have to tell the two things about the wave, what it is, it may be a amplitude or phase। दो चीजें आपको क्या करनी होंगी, एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप सक्षम हैं एम्पलीट्यूड किसी भी वेव के करस्पॉन्डिंग बताने पे और फेज बताने पे, तो यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन कंसीडरिंग विद या एसोसिएटेड विद दैट वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तो आपका था जब वेव के करस्पॉन्डिंग हमने किया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल, क्योंकि हम अब जिस दौर में चल रहे हैं वो दौर 1900 के बाद का है और वो हम किस दुनिया में हैं, क्वांटम की दुनिया में। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो चर्चाएं होंगी, जो डिस्कशन होगा या जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, दैट विल बी अबाउट द क्वांटम, कंसीडरिंग द क्वांटम कंडीशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, तो जब बात क्वांटम मैकेनिक्स की आती है तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि पार्टिकल का नेचर हम देखते हैं। तो हम कहते हैं कि जो रेडिएशन पार्टिकल्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, उनका बेसिकली दो तरह से उनको हम देखते हैं, एक उनका पार्टिकल नेचर और एक उनका वेव कैरेक्टर, जहां कहीं ना कहीं वो पार्टिकल वेव कैरेक्टर्स के बिहेवियर को भी शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो जब हम पार्टिकल्स की किसी पार्टिकल की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर को बताते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हमने किसी पार्टिकल को डिफाइन करना है तो हम उनके पोजीशन वेक्टर को डिफाइन ऑन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर एक बार जब आपको पोजीशन पता लगेगा तो फिर आप उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकाल पाओगे। पोजीशन जो है स्टूडेंट्स, पोजीशन x है, उसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यू विल गेट द वेलोसिटी। अगेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। तो कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स के लिए है, उससे हमें लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। फिलहाल हम एसोसिएट कर रहे हैं अपने जो टॉपिक को है वेव के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपने पार्टिकल को डिफाइन करना होगा तो आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी पैरामीटर्स एक दूसरे से जिस प्रकार से रिलेटेड हो उस प्रकार से हम उनके एक्सप्रेशन देते हैं। अब यहाँ पे हम चूंकि वेव से एसोसिएट कर रहे हैं, वेव के करस्पॉन्डिंग क्या प्रॉब्लम है ये भी हमें पता है, वेव या तरंग जिनको हम बोलते हैं उनको किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं क्योंकि ये भी आपको पता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि अगर है सपोज मैं किसी वेव को अगर डिफाइन करता हूँ तो फॉर दैट यू हैव टू नो टू थिंग्स, व्हाट इट इज एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेज। ये दोनों बातें आपको पता होंगी। ठीक है, नाउ सी, अब हम स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं। Mathematically, a monochromatic I hope मोनोक्रोमेटिक मतलब आपको पता होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है इसलिए कुछ हमारे लिए बहुत कुछ नया नहीं है, ये सारे +1+2 की ही वर्डिंग है। ठीक है, तो किसी वेव के करस्पॉन्डिंग एसोसिएट कर रहा है तो मोनोक्रोमेटिक मतलब मोनो मतलब आपको पता है सिंगल वेवलेंथ के लिए। ठीक है, ये आपको पता है कि मोनोक्रोमेटर हम डिवाइस, ये एक बार और आएगा जब मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, उस दौरान हम एक मोनोक्रोमेटर सोर्स यूज कर रहे होंगे, उस दौरान फिर हम इस पे और डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा वास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा। फिलहाल के लिए अगर मैंने लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट मींस सिंगल वेवलेंथ लाइट, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि दैट मींस कांस्टेंट ओमेगा। हम इससे एसोसिएट करते हुए स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, तो आप रिलेट करते रहेंगे इस इक्वेशन से इस स्टेटमेंट के साथ। तो मैंने लिखा मैथमेटिकली अ मोनोक्रोमेटिक कांस्टेंट ओमेगा एंड अनडैम्प्ड। ये स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है अनडैम्प्ड, डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड,
ये सारे वर्डिंग्स जो है वो ग्राफ को लेके होते हैं और ये आपके कंट्रोल सिस्टम में है, ठीक है। क्रिटिकल लैंग्वेज को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे इस पे आप डिस्कशन करेंगे जो फैकल्टीज से आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे उसके साथ। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ वर्डिंग जैसे मैंने मोनोक्रोमैटिक यूज किया तो उसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा। सेम उसी तरह मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि एक मैं वेव ले रहा हूँ जिसके साथ कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमैटिक है और अनडैम्प्ड है। अनडैम्प्ड मींस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, मींस ए इज कांस्टेंट। दोनों पैरामीटर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट कर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव वेव in x direction. Students, just write along with me. Don't wait that I will provide you the time. Just write it down. Take a notebook along with me. Can be expressed as x साइन ब्रैकेट में x कॉमा t a e पावर माइनस i ओमेगा t माइनस k x। See, this is take here as a equation number a. Okay, take this as equation number b. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ मर्जी है आपका 1 2 लेना चाहो आप रोमन नंबर में, नॉर्मल नंबर्स में, जिससे इंडिकेट करते हैं। मैंने इसको इक्वेशन ए ले लिया, उसको इक्वेशन बी ले लिया, इसके पीछे कोई रीजन नहीं कि मैंने क्यों ए और बी को इस प्रकार से लिया हुआ, ठीक है। तो अब जो स्टेटमेंट मैंने यूज किया कि मैथमेटिकली अ मोनोक्रोमैटिक, दैट मींस कांस्टेंट ओमेगा, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, एंड अनडैम्प्ड, ये मोनोक्रोमैटिक है, अनडैम्प्ड किसके लिए है, इस वेव से एसोसिएटेड है। अनडैम्प्ड ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, अनडैम्प्ड मतलब एम्पलीट्यूड उसका क्या है, कांस्टेंट है। प्रोग्रेसिव वेव इन एक्स डायरेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब एक ऐसी वेव जो कि प्रोग्रेसिव है, जो कि मूव कर रही है अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग, जिस वेव का एम्पलीट्यूड, जिस वेव का ओमेगा, दोनों क्या है, कांस्टेंट, यस स्टूडेंट्स, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और उस वेव के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन है उसको मैंने इक्वेशन ए से प्रेजेंट किया। xi ब्रैकेट में x t इज इक्वल्स टू a e पावर माइनस ऑफ आयोटा या i ब्रैकेट में ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, ये इक्वेशन मिला। फिर आप तुरंत आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तुरंत आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आपने यहाँ बताया कि आप एक वेव से एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, उसको इस प्रकार से लिखते हैं, और एक आप बताते हो मुझे इस प्रकार से बताते हो। सर दोनों तो वेव ही हैं, तो क्या कुछ फर्क है उनमें? देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वेव लिखा है मैंने, ये बेसिकली क्वांटम पार्टिकल के लिए लिखा है, ठीक है, पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, जो क्वांटम पार्टिकल उनके करस्पॉन्डिंग लिखा है। तो ऐसी बात नहीं है कि क्वांटम पार्टिकल के लिए जो है वो आपके लिए इक्वेशन बदलेगी और क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन अलग है। यू कैन राइट, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, बस यहाँ जो लिखने का तरीका है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा वो अलग है, ठीक है। दैट इज नॉट मच डिफरेंट, simply quite difference between these two equations, but only the way of representing these equations differs. See, दोनों इक्वेशंस अगर मैं कहता हूं कि दोनों इक्वेशन सेम है, तो आप भी पूछोगे कि सर किस प्रकार से सेम है, will you let me know? Yes, I will let you know. See, यहाँ इक्वेशन मैंने ये लिखा, ये किसके करस्पॉन्डिंग था, ये मैंने रो को जर किया था, while jerking the row, the wave created is represented by this equation. और अब इसको जो मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि y is equals to a cos of omega t minus kx wait students.
थोड़ा फॉन्ट साइज में बहुत छोटा करता हूँ इस तरह से पूरा इक्वेशन यहाँ आ सके। cos ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। सी मैं देखिए मेरे वर्डिंग्स को भी आप लेते रहेंगे कि अगर बाय द वे, क्योंकि देखिए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हो रहे हैं तो टेक्निकल फॉल्ट्स कहीं ना कहीं आ सकती हैं। इस वजह से मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनते रहोगे। तो जो वर्ड या जो कैरेक्टर या जो इक्वेशंस या जो स्टेटमेंट्स आपको नहीं समझ लगेगा वो मेरे वर्डिंग से आप ले लेंगे। सी यहाँ पे y इक्वल्स मैंने लिखा a cos ओमेगा t माइनस kx माइनस i sin ओमेगा t माइनस kx। मैंने क्या किया है कि जो ये इक्वेशन आपका b था इसमें एक छोटा सा टर्म ऐड कर दिया है। वो छोटा सा टर्म जो मैंने ऐड किया है दैट इज माइनस ऑफ i sin ओमेगा t माइनस kx। तो फिर आप ये सोचोगे, फिर एक क्वेश्चन राइज होगा कि क्या सर जो ये आपने माइनस टर्म इसके साथ ऐड किया है ऊपर के इक्वेशन के साथ, तो वो हमें तो पता है, ये आप सोच रहे हैं, वो आप ये सोचोगे वो हमें तो पता है कि ये वेव से एसोसिएटेड है, ये क्लासिकल पार्टिकल से एसोसिएटेड है, ये इक्वेशन एलिमेंट्री फिजिक्स में एक्सप्लेन की गई है, ये इक्वेशन व्हाइल जर्किंग द रोप, ये वेव जो जनरेट हो रहा है उस वेव से एसोसिएटेड है। लेकिन जब आप यहाँ पे ये पैरामीटर ऐड करते हैं तो क्या उससे इक्वेशंस देखने में तो चेंज हो रहे हैं, तो क्या इनके इफेक्ट्स भी चेंज होंगे? डियर स्टूडेंट्स, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पार्ट मैंने लिखा है दैट इज रियल पार्ट। As you all know, suppose you have to write any equation in the form of a function, you will write y is equals to x plus, sorry, a is equals to, let's suppose you have written a is equals to x plus iy. What is x? X is the real part of the function a. And what is the y? Y is the imaginary part of that function a. Got it? तो वहाँ पे जो y है that is imaginary part and x is real part. Yes students. तो यहाँ पे इसको हम जो करते हैं वो कैपिटल x लेते हैं real part and this is nothing but the imaginary part. See, अब ये इक्वेशन एसोसिएटेड है जब हमने रस्सी के क्रॉस पढ़ा। यस स्टूडेंट्स, तो वहां पे जो वेव को एक्सप्लेन करता हुआ टर्म लिखा गया है a cos ओमेगा t माइनस kx। डियर स्टूडेंट्स, उसमें उस इक्वेशन में जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो ये sin ओमेगा t माइनस kx आता है, इस टर्म का उस वेव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यस स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम इसको जनरली लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन जो वेव क्रिएट हुई है रस्सी पे उन पे जो इफेक्ट पड़ेगा दैट विल बी ओनली फ्रॉम द रियल पार्ट, दैट इफेक्ट्स वर नॉट ड्यू टू द इमेजिनरी पार्ट व्हाट आई हैव टेकन हियर और मेंशनड हियर। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया, हमें पता लग गया कि इसका असर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके जनरल जो क्लासिकल पार्टिकल के एसोसिएटेड जो वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे अब हमें ये तो पता लग गया कि ठीक है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें जनरली पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा e पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है व्हाट इज दैट, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमें पता है फॉर्मूला, हमने मैथमेटिक्स जब पढ़ी उस दौरान हमने पढ़ रखा था कि e पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। अब हम इसको कंपेयर करें, व्हाइल कंपेयरिंग व्हाट वी हैव, देखिए सिमिलरली उसी के है कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो व्हाइल कंपेयरिंग व्हाट वी कैन राइट दिस एज ए y is equals to a e power minus I omega t minus kx। we can write or not? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, need not to compare this formula with this formula, compare this formula with the above equation। इसी वजह से मैंने इधर मार्क कर रखा ये एरो, मतलब इसका कंपेयर इससे करता हूं मैं और फिर जो मेरा कंक्लूजन निकलता है वो ये इक्वेशन हमारे पास आती है।
ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है। और फिर डियर स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर ए से कंपेयर करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप इस इक्वेशन को सी से मार्क करते हो, जस्ट कंपेयर इक्वेशन सी विद दैट ऑफ इक्वेशन ए, यू फाइंड द सिमिलरिटीज, आपको सिमिलरिटीज मिलेंगे। एम्पलीट्यूड ए आयोटा ओमेगा टी माइनस के ओमेगा टी माइनस के, ठीक है। तो मैंने जनरली बस इसी जो वेव इक्वेशन मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, मैंने बस आपको ये बताना चाहा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन क्या है, सेम, ठीक है। तो वो इक्वेशन जो कि हमारे फिजिक्स में हमने देखा, तो a बाई cos a cos ओमेगा टी माइनस ks वो इसके करस्पॉन्डिंग है। फिर आप कहोगे सर मैंने कंपेयर किया लेकिन मुझे थोड़ा सा भी डिफरेंस लग रहा है। फिर मैंने पूछा क्या, आप कहते सर यहाँ आपने लिखा y और यहाँ आप लिखो सर साइन फंक्शन लिखो xt का। सर जहाँ से मैं y और साइन है तो कोई बता सकता है, छोटा बच्चा बता सकता है कि सर y और साइन सेम नहीं है, बाकी पैरामीटर तो सब सेम है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो है साइन और y ये नहीं सेम है। तो देखिए स्टूडेंट्स उसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब कोई पार्टिकल मूविंग होता है, ये मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि why I have written sin function of x, t in place of this y, ये एक्सप्लेनेशन उसी का है। सी क्वांटम मैकेनिक्स में जब कोई मूविंग पार्टिकल होता है, जब वो मूव करता है, कोई पार्टिकल जो क्वांटम पार्टिकल होता है ये मूव करता है, ठीक है, वो क्वांटम पार्टिकल या क्लासिकल पार्टिकल हो, इन क्वांटम मैकेनिक्स जब वो पार्टिकल मूव करता है तो व्हाइल मूविंग कई सारे वेव्स एसोसिएट हो जाते हैं उस पार्टिकल के साथ, ठीक है। तो जो वेव एसोसिएट होते हैं उस पार्टिकल्स के मोशन के दौरान या उसकी मोशन की वजह से जो वेव्स एसोसिएट होते हैं, उसी वेव के फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साइज, ठीक है। फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब क्वांटम पार्टिकल जो है वो मूव करता है तो कई तरह के वेव उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर उनको हमें एक्सप्लेन करना हो तो हमें कोई एक फंक्शन देना होगा, और वही फंक्शन हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के लिए जो देते हैं वही फंक्शन हम क्या यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं, ठीक है। तब जो मैंने फंक्शन लिख रखा है x, t, तो देखिए स्टूडेंट्स जो x, t है वो x आपका क्या है, ये आपका है पोजीशन, और t क्या है, टाइम। मतलब ये जो फंक्शन है कहीं ना कहीं वो वैरी कर रहा है किनके साथ, पोजीशन के साथ और टाइम के साथ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं कोई फंक्शन, जनरली if I used to write or if you want to write here sin, in the place of sin you can write a, c, d, f, y, z any other characters या सिंबल्स आप इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट लिखते हैं x, t। व्हाट इट मींस कि जो वो फंक्शन है वो वेरिएबल है किन पैरामीटर्स के साथ, विद द पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम्स के साथ, ठीक है। अब देखिए इस जो मैंने बताया इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जो मैंने कहा कि ये जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है उसको हम एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम लिखते हैं। सी छोटा सा एग्जांपल जनरली यू ऑल हैव डन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पत्थर लेता हूँ और पानी में फेंकता हूँ। तो जब हम पानी में फेंकते हैं, चाहे मैं चाहे आप, जो भी पानी में फेंकता है, तो यू सी द वेव्स जनरेटेड लाइक दिस, ऐसे वेव्स जनरेट हो रही है, वेव्स ऐसे ऐसे जाती हैं। तो अब जो वेव्स जब पहली लहर ऐसे उठती है, जब ऐसे वेव्स उठती हैं पहली, तो वो क्या होता है, वो जो मोशन होता है वो अप एंड डाउन होता है। मतलब वो उस टाइम के करस्पॉन्डिंग उस इंस्टेंट्स में ये वेव ऐसे हमें दिखी, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जो ये अप और डाउन जो ये मोशन हो रहा है वो टाइम के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। फिर आप जब थोड़ा सा आगे देखते हैं तो वही वेव आपको ऐसे में आगे प्रोग्रेसिव वे में नजर आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर वो किसके साथ वैरी कर रही है, पोजीशन के साथ, स्पेस में वैरी कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप कभी भी कोई पत्थर लो और पानी में फेंकिए तो आपको जहां पत्थर जैसे हिट करता है उस वाटर सरफेस को, तभी आपको वेव जनरेट हुए ऐसे कुछ हमें दिखती है और लास्ट एंड तक जाती है, ठीक है। तो पहला जो वेव उठा जो रहा क्रेस्ट ट्रफ से, जिससे भी एक्सप्लेन आपने जो +2 या +1 में जो पढ़ा हो उसमें हमने देखा, और क्रेस्ट ट्रफ उसी वेव्स की करस्पॉन्डिंग में एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो उस पोजीशन में जो क्रिएट हुआ, जो वेव आया हमें, जो मैक्सिमम पीक आई, तो वो कहाँ रहा, वो उस इंस्टेंट पे रहा, वो उस टाइम पे लोकेटेड रहा।
फिर क्या है कि कुछ इंस्टेंट बाद वही वेव हमें आगे प्रोग्रेसिव वे में नजर आए और तभी हम उसको क्या नाम देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमें पता लगा कि जो फंक्शन रहा वो फंक्शन को हम दो पैरामीटर से एक्सप्लेन किए, वो क्या रहा आपका x और t रहा। सी, जब डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे 1927 में, जो मैंने डिस्कशन किया था, तो सर ने प्रूव किया था कि एक मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव से एसोसिएट करती है और उसको हम इस प्रकार से इस इक्वेशन के तहत हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये डेविसन और जर्मन सर ने अपने एक्सप्लेनेशन के दौरान ये चीजें हमें बताई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये आई आपको पता है कि दिस इज आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये ओमेगा और के को हम देखते हैं क्योंकि हमने जाई देख लिया, ए देख लिया, ठीक है, पोजीशन देख लिया, टाइम देख लिया। व्हाट वी हैव, डियर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इमेजिनरी पार्ट। सर अब हमें बता दीजिए क्या है रियल पार्ट, क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्या है x प्लस आई, आई वाई जो आप लिख रहे हो उसमें आई क्या है, सर ये आई का मतलब है, दिस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत बेसिक चीज है, ये आप 10th 11th के बाद से ही आपको पता होगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है। सी, दो पैरामीटर्स हमारे पास बच गए। व्हाट वाज दैट? दैट इज ओमेगा एंड के। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि हमें पता चला अभी while this lecture, starting of this lecture, कि for defining a wave we have to explain two things. What was that? Amplitude as well as the phase. Amplitude के साथ तो कोई समस्या नहीं है सर, ये A है, पर फेज के साथ है सर समस्या। क्या है वो? ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैंने बोला आपको कि ठीक है, एक्स आपको पता लग गया, हाँ सर पोजीशन, टी पता लग गया, हाँ सर टाइम है। ठीक है, ओमेगा और के, अब हम उसका डिस्कशन करते हैं कि ओमेगा क्या है और के क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस इस वेव इक्वेशन के लिए किस प्रकार से। सी, तो हमें इसको अच्छे से समझना है ओमेगा और के के बारे में। तो हम जब डिफाइन करेंगे के को, ठीक है, ओमेगा और के लिखते हैं या के और ओमेगा लिखते हैं, बात वही है। ठीक है, के एंड ओमेगा, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे के से। जो के होता है आपका, ये होता है आपका वेव वेक्टर। आपका क्या होता है, ये दोनों पैरामीटर्स क्योंकि वेव से एसोसिएटेड है, इस वजह से जो के को हम बोलते हैं कि वेव वेक्टर। और जब के को हम डिफाइन करते हैं तो वी यूज टू राइट के एज 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो के हमारा क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब देखिए, जो वेव होती है वो स्पेस में रिपीट होती है। जो लहरें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, लहरें चाहे पानी में हुई, चाहे वेव्स जो हुए वो नॉर्मल जो आप एनवायरनमेंट में जानते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जो वेव्स होती हैं वो आप ऑलवेज देखेंगे रिपीट होती है। तो उनका रिपीटिशन होता है विद द टाइम और विद द स्पेस या डिस्टेंस। जनरली हम जब डिस्टेंस कहते हैं तो इजीली हमें कंफर्टेबल फील करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, और जनरली जब स्पेस कहते हैं तो थोड़ा सा हमारे माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेस मतलब कि क्या बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो उसी की जगह जो स्पेस है उसकी जगह मैं क्या यूज़ करता हूँ, डिस्टेंस यूज़ करता हूँ। तो कहता हूँ कि जो वेव होती है वो वेव रिपीट होती है। अब रिपीट होती हैं, रेगुलरली रिपीट हो रही है, इर्रेगुलर वे में रिपीट हो रही है, पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, इर्रेगुलरली रिपीट हो रही है या अनपीरियोडिकली वे में रिपीट हो रही है, दैट्स अनदर थिंग। बट फिलहाल के लिए हमें इस इंस्टेंट के लिए हमें ये जानना है कि जो वेव्स हैं किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड, वो वेव्स रिपीट हो रही हैं टाइम के साथ अलोंग विद द डिस्टेंस। अब देखिए, हम वेव वेक्टर को समझ रहे हैं। अगर वो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रिपीट होती है तो वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है वही आपका कहलाता है लैम्डा, और सिंपल वर्ड में वेव लेंथ। ठीक है, लेट्स सपोज कोई वेव मैंने ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने वेव ड्रॉ किया। अब मैंने कहा जितना डिस्टेंस वेव कवर करे अगेन स्टार्ट होने से या रिपीट होने से वही डिस्टेंस आपका कहलाता है लैम्डा। मतलब वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ को एंड हुई, और फिर नेक्स्ट वेव यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ एंड होती है,
तो ये वेव जो जितना डिस्टेंस कवर की कंप्लीट फॉर्म लेने में, वही आपका डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया अगेन रिपीट होने में वही डिस्टेंस आपकी क्या हुई, वेवलेंथ बनी। किसकी, उस वेव की जो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड है, जो उस क्वांटम पार्टिकल से एसोसिएटेड है। साथ में जितना समय उसने लिया ड्यूरिंग रिपीटिशन के दौर में कि अगेन वो वेव स्टार्ट होती है, वही आपका समय कहलाता है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड। और वही आपका क्या है यहाँ पे 2 पाई, मतलब 2 पाई के बाद अगेन वो स्टार्ट हुई। जब इसको हम एक्सिस के अलॉन्ग तो इसको हम देखते हैं तो ये इंटरवल होता है पाई और ये होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई के बाद अगेन वही वेव सेम एम्पलीट्यूड की वेव रिपीट हो रही है। तो कितना समय उसने लगाया, 0 to पाई, पाई to 2 पाई, टोटल कितना समय हो गया 0 to 2 पाई। तो ये जो समय लगा वही समय आपका कहलाता है क्या, टाइम पीरियड। किसका, इस वेव का। कौन सी वेव, जो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता लग गया कि जो डिस्टेंस कवर करती है while repeating itself, वो डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ which is denoted by a lambda symbol। फिर जितना समय लेती है the time which is taken by wave just repeating itself, that duration is called time period and that is denoted by 2 pi। Got it students? See, wave vector हमने एक्सप्लेन किया k is 2 pi by lambda। तो मैं उसी डिस्टेंस को जितना कवर किया है वेव ने रिपीट करने को, ठीक है, मैं टाइम पीरियड को उसी डिस्टेंस से डिवाइड करता हूं, मतलब जो ड्यूरेशन रहा वेव को रिपीट होने में उस समय को मैं डिवाइड करता हूं जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है व्हाइल रिपीटिंग इटसेल्फ एंड दैट गिव्स अस क्या, k। वो क्या k देता है हमें, वेव वेक्टर देता है। मतलब जब 2 पाई जो डिस्टेंस रहा टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड को हमने डिस्टेंस से टाइम पीरियड को हमने डिस्टेंस से डिवाइड किया, तो व्हाट वी हैव, वी विल गेट दिस वेव वेक्टर। ठीक है, ये वेव वेक्टर किससे एसोसिएटेड है, वो उस वेव से एसोसिएटेड है। दिस वेव के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये इक्वेशन लिख रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर के। सी ओमेगा, अब हम देखेंगे ओमेगा क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ओमेगा को हम देखेंगे, तो ओमेगा को जब हम देखते हैं तो वो दिया जाता है 2 पाई बाई टी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओमेगा जो होती है आपकी वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पाई जनरली हम लिखते हैं 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपका जो हम इधर 2 पाई की बात कर रहे थे। तो 2 पाई चाहे इसको 1 बाई टी के फॉर्म में लिखिए, आइदर यू कैन राइट इट एज अ 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, किसी भी प्रकार से आप लिख। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज के एंड व्हाट इज टी, ओ सॉरी व्हाट इज ओमेगा। सी, अब ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं हमारे, वो पार्टिकल से एसोसिएटेड है, वेदर इट मे बी ओमेगा और के। कैसे पार्टिकल से एसोसिएटेड है, क्योंकि वही पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है मोशन में, और वाइल मोशन में जो जब वो मोशन में है उसी दौरान वेव जो एसोसिएट हो रही है, उसी वेव के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये इक्वेशन लिखा। जो वेव एसोसिएट हुई उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमने लिखा। तो अगर आप के बता पा रहे हो, ओमेगा बता पा रहे हो, तो इस वेव को आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सी, जिस प्रकार से एलिमेंट्री फिजिक्स में हमने देखा एक और एम्पलीट्यूड और फेज को, और कहा कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हाइल डिफाइनिंग द वेव एसोसिएटेड विद द क्लासिकल पार्टिकल। सिमिलरली उसी तरह हम क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जब हम वेव की चर्चा करते हैं, पार्टिकल को वेव से एसोसिएट करते हैं, हम करें या ना करें वो एसोसिएट रहता ही है। तो उस दौरान जो हमारा ओमेगा और के होता है, अब इसको हम रिलेट करते हैं विद द एनर्जी एंड मोमेंटम, इन दो पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, क्यों एनर्जी और मोमेंटम के साथ इसको रिलेट करते हैं, ये अभी मैं कुछ स्टेप बाद या कुछ मिनट बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें जो चीज़ें पता लगी
अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वेव से जो एसोसिएटेड हैं के वेव वेक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अब इनको हम एसोसिएट करने जा रहे हैं एनर्जी और मोमेंटम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लिख लेंगे जो मैंने ये फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं या स्टेटमेंट जो मैंने यूज किया गया है, क्योंकि मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूँ और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से मैं जो ओमेगा है और के है इसको मैं एसोसिएट करूँगा एनर्जी और मोमेंटम के साथ, और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं ये बताऊँगा कि क्यों मैंने एसोसिएट किया है। यस फ्रेंड्स, क्यों मैंने एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में इनको एसोसिएट किया है। सी, जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि एवरी मूविंग पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज एसोसिएटेड विद द वेव्स, और वो वेव्स के ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन रहा था डी ब्रोगली सर। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था दैट वाज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। ठीक है, तो अब उसको हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली सर लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। ठीक है, देखिए एनर्जी और मोमेंटम की बात या वेवलेंथ और मोमेंटम की बात हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है जो डी ब्रोगली सर का है, ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है इन द क्वांटम मैकेनिक्स, दैट रिलेशनशिप इज हैविंग नो एग्जिस्टेंस इन द एलिमेंट्री फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पुराना जो अपना इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी नीड अभी हमें पड़ेगी, उसके पहले ही मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सी, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो डी ब्रोगली सर ने फॉर्मूला दिया था दैट वाज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। व्हाट वी नो, हमें पता है हमारा एम क्या है, हमारा एम है के और ओमेगा को एनर्जी और मोमेंटम मिल जाना। अब देखिए हमें पता है जो मैंने के डिफाइन किया दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। नो डाउट। ठीक है, अब देखिए लैम्डा जो फॉर्मूला यहाँ है, यहाँ से h स्टूडेंट्स आपको पता है इट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, यस 6.64 × 10 to the -34। p आपका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। लैम्डा का जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पुट करते हैं, तो व्हाट वी हैव 2 पाई अपॉन, यहाँ हम पुट करेंगे तो वी हैव दिस पैरामीटर 2 पाई अपॉन h इनटू p। फिर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन h अपॉन 2 पाई, एंड नाउ फाइनली दिस कैन बी रिटन एज p अपॉन h लाइन विदाउट ट्रेस फ्रेंड्स, क्योंकि h लाइन हमें पता है इट इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई। तो हमारा यहां से जो k बना व्हाट इज p अपॉन h लाइन, ये हमें पता क्या लग गया कि देखिए मैंने बताया था भाई एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में हमें k और ओमेगा को एक्सप्रेस करना है, और मैंने वेव वेक्टर को मोमेंटम के टर्म्स में एक्सप्लेन किया। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा का समय है। सी, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई t। और मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप इनवर्स का, तो वी कैन राइट हियर इट एज अ 2 पाई अपॉन न्यू। ठीक है, एंड वी नो दैट E is equals to h nu. So from here nu is equals to E by h. We can put the value of nu is equals to E by h here.
here we are putting. So what we have, students, 2 pi e upon h. Got it? See, again we are doing the same process which I had done earlier here. What we have e upon h upon 2 pi, and what this can be written in the denominator, it can be written like e upon h line. Any doubt? See, what we have a new formula or relationship of energy with that of angular frequency which I am talking about, e upon h nu. See students, what I have told you that कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है k और ओमेगा जो हमारे पास है, उसको हमने एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, एंड आई हैव डन दिस. मैंने यहाँ कर दिखाया. ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, k इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम टू टेल यू that why I have done this, कि मेरा एम क्यों रहा वेव वेक्टर को मोमेंटम में चेंज करने का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में करने का. क्या जरूरत थी? हमारा काम चल तो रहा था नॉर्मल इक्वेशन से, फिर हम क्यों स्विच किए इसकी ओर? हमारा काम तो चल रहा था k और ओमेगा से, बट व्हाई वी आर स्विचिंग फ्रॉम k टू p एंड ओमेगा टू e? बिकॉज पहली बात तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में हैं और मैंने बताया था कि जो ये फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम पार्टिकल के लिए एसोसिएटेड है. तो हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो हमें जो बातें करनी है पार्टिकल से एसोसिएटेड वो करना होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के. बिकॉज द रीजन इज these quantities, whether it may be energy or momentum, these are measurable. ये आसानी से इजीली क्या है, मेजरेबल क्वांटिटीज है. इस वजह से इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये पैरामीटर्स एसोसिएटेड है उस वेव से जो कि है आपका बेसिकली क्लासिकल पार्टिकल्स के एलिमेंट्री फिजिक्स में. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में. सो हमें जो पैरामीटर्स k और ओमेगा है उसको कंसीडर करना है किसमें? मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हमने ये लिख दिया. And now what we have to do? We have to do nothing. Only what we have to do, we have to put the value of k as well as omega in our this equation. So we will get a equation for the quantum particle associated with its wave in the form of energy as well in the momentum. Okay. See what happens? हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, इन वैल्यूज को k और ओमेगा को हम पुट करते हैं xi ऑफ xt. तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो v है a e पावर माइनस e अपॉन h लाइन t माइनस p ऑफ that will be I think create a problem. Let me rub all those things, and while writing the equation in a more clear manner so that it will be easy for you to grasp all those things. So important formulas I am writing here as a k is equals to, all these equations and parameters are much more important. This we will need time to time. Here p upon h line and omega is equals to e upon h line. See the beauty of these two values of the parameter. H line is in denominator in both of the cases. This is the beauty of k and w. See, while putting this in above equation in the xi xt, we have equation like xi of x comma t is equals to a e power minus e upon h line t minus p upon h line x. सर ये इक्वेशन हमें कैसे मिल गया?
ये आपको इस प्रकार से मिला है कि जो आपने ये वैल्यू निकाली है, जो रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया है मोमेंटम का वेव वेक्टर के साथ और एनर्जी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, बस इसी को आपने ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दिया है। सर हमने इस इक्वेशन को पुट किया, सर हम इसमें करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि ये समझना है, इस वजह से दैट विल बी इजी फॉर अस। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से आप मुझे फॉलो करिए, तो आपको आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हमने इसको उठा के इस इक्वेशन को पुट किया और हमारे पास ये इक्वेशन निकल गया है। सी, अब ये हमें सब कुछ पता है, x क्या है, पोजीशन है, टाइम है, ये फंक्शन है उस वेव का जो कि एसोसिएटेड है उस क्वांटम पार्टिकल के साथ, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। a हमारा एम्पलीट्यूड है, t एनर्जी है, h लाइन है हमारा कांस्टेंट, p हमारा जो है वो मोमेंटम है। तो अब इसमें से हम बेसिकली देखते हैं कि कुछ हमें कॉमन दिख रहा है इस इक्वेशन में। तो जो पैरामीटर कॉमन दिखता है जो कांस्टेंट है h लाइन, उसको हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाता है x, t a e पावर माइनस i अपॉन h लाइन ब्रैकेट में e t माइनस p ऑफ x। ये हमारे पास एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं। वी विल अप्लाई फ्यू मोर मैथमेटिक्स टू गेट द इक्वेशन। हम थोड़ा सा और हम ड्राइव नहीं करेंगे, वी विल अप्लाई द मैथमेटिक्स सिंपली। हमने ये डेरिवेशन का टर्म यूज नहीं करना है व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सो जब हम देखेंगे और थोड़े बहुत मैथमेटिक्स टूल्स अप्लाई करके, तब हमें कुछ एक इक्वेशन मिलेगा और उसको फिर हम नाम देंगे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं और फिर इन माय कमिंग वीडियोस आई विल प्रोसीड विद दिस इक्वेशन और मैं आपको दिखाऊंगा फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके पहले मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि जो हमने स्टार्ट किया वो सेम कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट किया कि अगर कोई पार्टिकल है, जो कि ब्लॉगी सर का कहना था कि जो पार्टिकल है जब वो मूव करता है तो उससे कई सारी वेव्स एसोसिएट होती हैं, तो उन्हीं में से जो हम वेव है, वेव को लेके एक इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो कुछ हमारी वो इक्वेशंस इनडायरेक्टली में वो होती है क्लासिकल फिजिक्स के पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो वही, लेकिन थोड़ा सा उसको वेव जो ढंग होता है लिखने का वो थोड़ा सा अलग होता है और उस इक्वेशन को हम लेते हैं और फिर उसके जो दो मेन पैरामीटर्स होते हैं, हम ए एम्पलीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस की वजह से ही वेव जनरेट होती है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करते हैं उस इक्वेशन में और जो ओमेगा होता है और के होता है उसको हम चेंज करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, और फिर एक हमें नई इक्वेशन मिलती है जो कि होती है xi = x, t = a e पावर माइनस iota अपॉन h लाइन pt माइनस px। तो ये हमें कुछ इक्वेशन मिल चुकी है। इस इक्वेशन के बाद इस इक्वेशंस की हेल्प के थ्रू फिर और हम आगे देखेंगे कि हमको किस प्रकार से श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हम थोड़े बहुत और मैथमेटिक्स एग्जाम करेंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे लेक्चर्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।